सोचिए, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही देश अपना गोल्ड फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखने पर मजबूर हो गया था। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की वजह से हालात बहुत ही नाजुक थे। हजारों ट्रेन लाशों से भरकर आ रही थी। 1991 एक ऐसा साल जिसने इंडियन हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। सोचिए, जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही देश अपना गोल्ड फॉरेन बैंक्स में गिरवी रखने पर मजबूर हो गया था। इंडिया के पास इतने भी डॉलर्स बचे नहीं थे कि अगले 2 वीक्स तक का इंपोर्ट कर सके। ये वो दौर था जब इंडियन इकोनॉमी डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब खड़ी थी। एक्चुअली सीन ये था, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे लीडर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था, एक गरीब देश को कैसे डेवलप किया जाए। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की वजह से हालात बहुत ही गंभीर थे। लाखों लोग अपना घर बार, अपनी मिट्टी, अपने शहर छोड़कर रेफ्यूजी बन गए थे। बहुत सारी रेलवेज लाशों से भरकर आ रही थी। आज़ादी के बाद भारत के पास ना इंडस्ट्रीज थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय हमारे आज़ाद भारत के लीडर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इंडिया को कौन सा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करना चाहिए। एक गरीब टूटे फूटे देश को उठाने का सही तरीका क्या हो सकता है। उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में वर्ल्ड में 2 तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स फॉलो हो रहे थे। एक तरफ अमेरिका जो कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था, जिसमें बाजार और कंपनीज को खुली आज़ादी थी, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो सोशलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था, जिसमें हर चीज़ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। उसमें से इंडिया ने चुना यूएसएसआर का मॉडल। इसलिए आपने काफ़ी बार प्लान्ड इकोनॉमी ये वर्ड सुना होगा। प्लान्ड इकोनॉमी में होता यह है कि हर 5 साल में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, और फिर आगे जाके इसी से निकली हुई रेड टेपिज्म की सिस्टम, जिसे हम लाइसेंस राज कहते हैं। The dreaded license Raj emerged, a system where businesses needed government permits for almost everything, and it aims to control resources but also slowed the pace of private enterprise. यह सिस्टम इतनी घटिया थी कि इसने सभी छोटे मोटे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को बर्बाद कर रख दिया था। एक्चुअली स्टार्टिंग में लाइसेंस राज का बेनेवोलेंट पर्पस ये था कि हमारी न्यू इकोनॉमी प्रोटेक्टेड रहे, रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर किसी को इकोनॉमी में सोशल जस्टिस मिले। लेकिन धीरे धीरे लाइसेंस राज करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म का दूसरा नाम बन गया था। बिजनेसमैन इनोवेशन नहीं कर पा रहे थे, बल्कि सरकारी फाइल्स के पीछे भटकना पड़ता था। इसकी वजह से कंपटीशन खत्म हो गया और इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। 1991 आते आते हालत बेकाबू हो गए थे। फिस्कल डेफिसिट डबल हो गया था, मतलब सरकार जितना कमाती थी उससे कई ज़्यादा खर्च कर देती थी। इन्फ्लेशन भी 17% तक पहुंच गया था। फॉरेन रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन बचे थे, उससे बस अगले 2 वीक्स तक का इंपोर्ट भारत कर सकता था। यह सब सिचुएशन एक देश के लिए सबसे डरावनी होती है, क्योंकि इसका मतलब था इंडिया अपने आप को कभी भी डिफॉल्ट कर सकता था। अगर ऐसा होता तो दुनिया के सामने इंडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। इन्हीं सभी सर्कमस्टांसेस की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक कठोर फैसला लिया। इंडिया ने अपना 47 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक में गिरवी रख दिया। सरकार का एक कदम शर्मनाक जरूर था, लेकिन जरूरी भी था, ताकि देश को तात्कालीन संकट से निकाला जा सके। इसी क्राइसिस के बीच 1991 के इलेक्शंस आ गए। इलेक्शन के दौरान राजीव गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे अनिश्चित समय में पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बदल गया। उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, एक काम, स्कॉलरली और विजनरी इंसान को, जिन्होंने 1991 के इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। और फिर पार्लियामेंट में खड़े हुए इंडिपेंडेंट इंडिया के नए फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने जो प्लान अनाउंस किया उसने इंडियन इकोनॉमी की डायरेक्शन ही बदल दी। पहला था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बदौलत लाइसेंस राज की जंजीरें तोड़ दी गई। अब हर छोटे बड़े काम के लिए गवर्नमेंट से बार बार परमिशंस लेने की जरूरत नहीं थी। बिजनेसमैन अब अपने आइडियाज पर फोकस कर पा रहे थे, इनोवेशन कर सकते थे और बिना रुकावट प्रोग्रेस कर सकते थे। यही वो पल था जब इंडियन इकोनॉमी ने नए रास्ते पर कदम रखा था। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। उस टाइम गवर्नमेंट के पास हजारों पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, जैसे कि एयर इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक्सेट्रा, जो सिर्फ घाटे में चल रही थी, जो बेकार और बोझ बन चुकी थी। सरकार ने फैसला लिया इन कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाए, ताकि इफिशियंसी बढ़े और देश का पैसा बर्बाद ना हो। इसी वजह से आगे जाके कंपनीज में कंपटीशन आया और यही से गेम बदलना शुरू हुआ। और तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब था इंडिया के दरवाजे अब पूरी दुनिया के लिए खुल गए थे। फॉरेन कंपनीज इंडिया आ सकती थी और इंडियन कंपनीज को भी ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने का मौका मिल गया था। सोचिए, रिफॉर्म से पहले कार का मतलब था एम्बेसडर या प्रीमियर पद्मिनी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद मारुति, हुंडई, होंडा सब इंडियन रोड्स पर आ गए। पहले लैंडलाइन फोन्स के लिए महीनों, कभी कभी सालों तक का वेट करना पड़ता था। आज हर हाथ में मोबाइल फोन है। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया। और यही था वो टर्निंग पॉइंट जब भारत ने पहली बार ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। इंडियन जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी
और पहली बार लोगों ने महसूस किया कि देश प्रोग्रेस कर रहा है। एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ जिनके पास पैसे भी थे और चॉइसेस भी। स्कूटर और लैंडलाइन फ़ोन के ज़माने से निकलकर लोग पहली बार कार और मोबाइल फोन्स तक पहुंच गए। आईटी और सर्विस सेक्टर ने धमाका कर दिया। इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनीज दुनिया भर में छा गई। फॉरेन ब्रांड्स घर घर में पहुंचने लगे। लेकिन हर कॉइन के दो पहलू होते हैं। अमीर और गरीब के बीच में गैप बढ़ गया, गांव और किसान पीछे छूट गए और कई इंडियन ब्रांड्स फॉरेन कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाए। फिर भी एक बात क्लियर थी, इंडिया अब पहले जैसा नहीं रहा था। 1991 के बाद भारत सिर्फ एक डेवलपिंग देश नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने की राह पर चल पड़ा था। 1991 के रिफॉर्म्स ने भारत को एक नई दिशा दिखाई। अगर वो कदम ना उठाया जाता तो शायद इंडिया एक मजबूत नेशन नहीं बल्कि एक बैंकरप्ट कंट्री होता। 1991 ने हमें सिखाया जब हालात सबसे कठिन होते हैं तभी सबसे बड़ा बदलाव की जरूरत होती है।